So we'll get to that. Meanwhile, let us talk about the perceptions. That I said that we need to look through others glass. देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या परेशानी उसको हो रहा है। हालांकि जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है वो चीज़ हम पढ़ चुके हैं, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर इट टू फिगर आउट दैट दिस प्रॉब्लम इज नॉट वेरी बिग। ये परेशानी बहुत बड़ा नहीं है, ये बात हम समझ लेंगे। लेकिन क्योंकि हम पढ़े लिखे वो पढ़ लिए मैं पहले, लेकिन बच्चा तो वो पहली बार देख रहा है। आपने ABC 5 साल से पढ़ा रहे हैं, हज़ारों बार पढ़ा है, लेकिन जो बच्चा पढ़ने वाला है वो तो पहली बार पढ़ रहा है, वो इन सब चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है। तो हमें उसे समझने की ज़रूरत है, हमें उसके नीड को समझने की ज़रूरत है। उसके नीड को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनके नज़रिए से देखने का प्रयास करना पड़ेगा। जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक ऐसा नहीं कि प्रोग्रेस नहीं होगा। रेट ऑफ प्रोग्रेस इट विल बी वेरी स्लो एट द मोमेंट विल स्टार्ट डूइंग दिस थिंग वी कैन इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोग्रेस, वी कैन इंक्रीज द रेट ऑफ डेवलपमेंट इन द स्टूडेंट। हम उनके डेवलपमेंट को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बहुत फास्टर रेट पे आगे बढ़ा सकते हैं। तो दूसरे के परसेप्शंस की समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें उनके नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। और I have made a figure on the floor here. I hope that it would not be visible to you all, but if you stand up and do a bit of labor, you can see that there is a digit written over here. So I will stand by this side and sir kindly come there. That's it. So each one of us can see. There is a digit written over here. आप लोग खुद देख सकते हैं, वहीं से लिखा गया था आपने, या अगर आकर के भी देखना चाहिए पड़ेगा, आप खड़े होकर के भी देख सकते हैं। हेलो, ठीक है। तो देयर इज डिजिट रिटन ओवर हियर एंड द साइड वेयर आई एम 3-4 बार इज रिटन 9। हम जहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ दिख रहा है कि मेरे अपने सामने क्या लिखा हुआ है, 9, ठीक है। हम सबको से बता देंगे कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 9 लिखा हुआ है। सर आपको भी हमने बताया कि क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। हम उसके बाद में गया हम जाकर के क्या बोलेंगे, उसके भी एक डिजिट बना हुआ है, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 9। हम सबको जाकर आप बाहर जाके क्या करिएगा, ठीक है, मैं जाकर बाहर 6 लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि हम बाहर जाएंगे और कहेंगे कि नहीं हम तो वहाँ देखेंगे 9 लिखा हुआ था, सर कहेंगे मेमोरी यहाँ एंट्री करा देनी है, एगो मेमोरी काम नहीं करो, मेमोरिया खाली करा देनी है 8 GB ना एजा। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि हम आज के समय में कॉन्फ्लिक्ट इसी वजह से होते हैं कि हम दूसरों के नज़रिए से कभी भी किसी चीज़ को देखने का प्रयास नहीं करते हैं, प्रयास नहीं करते हैं। अब अगर हम इस बात पे रिजेक्ट हो जाएंगे नहीं तो वो मेमोरी चेक करेंगे तो वहाँ काम कर लो इसी में, कंप्यूटर में, सिस्टम में, यहाँ पर इसी में काम नहीं करो। चार्ज हेल्प ऑफ म्यूचुअल कंसल्ट हम सर के पास आएंगे, सर के नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे क्या सही में, हाँ तो सही में 6 लग रहा है, तो सच में 6 है। सर को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सर काइंडली हमारे साइड आइए और देखिए कि हमारे तरफ से तो ये, तो हम कभी भी अपने जीवन में दूसरों की चश्मे से देखने की कोशिश नहीं करते हैं, दूसरे के थिंकिंग एबिलिटीज को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। अब हम 9-9 कहते रह जाएंगे और सर 6-6 कहते रह जाएंगे, लड़ाई इससे बढ़ते ही जाएगा और इसका कोई सोल्यूशन निकल कभी भी नहीं आएगा। सोल्यूशन क्या है कि हम या तो सर की तरफ से आकर के देख लें कि सच में क्या वो 6 है, और नहीं तो सर हमारे तरफ से आकर के देख लें कि क्या वो सच में। तो थैंक यू सर। So this was a small demonstration in which we can understand this thing very easily, that we need to see from others' classes.
कभी कभी दूसरों के नज़रियों को भी, दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी समझने का प्रयास करना चाहिए। इससे काम और इजी होता है, किसी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा और हम प्रोग्रेसिवली आगे की ओर बढ़ सकते हैं। इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम इस बात को समझें कि या तो हम फाइट कर सकते हैं, नहीं तो फ्लाइट कर सकते हैं वहाँ से। फाइट मतलब हम उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके वहाँ पे रुके, अपने संघर्ष का परिचय दें, धैर्य का परिचय दें, हम लड़े और अपने गोल तक पहुँचे, और नहीं तो हम उस चीज़ को कम्प्लीटली छोड़ करके वहाँ से भाग जाए। I would like to take the example of respected sir that he said that he was a teacher in his school, and later on when he was given the responsibility of being an STMC in his school, he happily accepted that thing and now he is working very progressively for the school. अगर वो एक डेयरिंग नहीं दिखाते, कैसा काम होगा, ज़्यादा समय देना होगा, स्कूल से भी थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, स्कूल में भी बहुत परेशान रहेंगे, इन तरह के बातों से अगर हम बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते, हम ठीक से समझ नहीं पाते इन सब चीज़ों को, तो हम क्या हो जाते, छोड़ देते, हम फ्लाइट कर लेते वहाँ से। लेकिन सर ने डिसाइड किया दैट ही विल फाइट अगेंस्ट दैट सिचुएशन, वो उसको हैप्पीली एक्सेप्ट किए और आज के समय में वो बहुत खुश हैं अपने उस पोजीशन से। और हम किसी भी काम को करना शुरू करते हैं तो किस लिए, उसमें एक प्रोग्रेसिवनेस लाने के लिए ही ना, कि आज हम एक टीचर हैं तो आगे चल कर के और अच्छे पोस्ट पे जाएं, जिससे कि हम एक बेटर वे में लोगों का, बच्चों का हेल्प कर सकें, उनको पढ़ाने में मदद कर सकें, एक ऑर्गेनाइजेशनल वे में हम टीचर्स को एक्यूमुलेट करके एक साथ लेकर के चल सकें, जिससे कि जो हमारा कॉमन गोल है, हमारे टीचर्स, कोई भी स्टाफ स्कूल का, उन सबका गोल एक ही होता है कि हमारा स्कूल एक अच्छा हो, डिस्ट्रिक्ट का टॉपर बने, स्टेट का टॉपर बने, हमारा कंट्री का सबसे अच्छा स्कूल है, जिसमें टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, अकाउंटेंट, जितने भी लोग होते हैं, सभी लोगों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वी शुड अंडरस्टैंड द कंडीशन एंड देन आफ्टर दैट वी मस्ट शो आवर पेशेंस एंड फाइट विद द सिचुएशन। भागने से कभी भी काम नहीं चला है और ना काम चलेगा। तो दिस वाज वेयर द टू एफ्स, एक था फ्लाइट और एक था फाइट। फाइट हमें हमेशा संघर्ष दिखा करके लड़ते रहना चाहिए और अपने एम की ओर अग्रसर रहना चाहिए, प्रगतिशील रहेंगे हम तभी वहाँ पे पहुँच पाएंगे। फ्लाइट करने से काम कभी भी ना चला है और ना आगे भी फ्लाइट करने से कभी भी काम चलेगा नहीं। हम पीछे भाग करके अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हैं, उस काम से पीछा छुड़ा सकते हैं, फिर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। These were the two F's. अब इसके बाद है हमारा डिफरेंट स्ट्रेटजीज दैट वी कैन ऑप्ट फॉर इन ऑर्डर टू रिलैक्स आवर माइंड, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द लेवल ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हम लोग कुछ वैसे टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारे स्ट्रेस लेवल्स में कमी आ सकती है और हम और बेटर वे में अपने आप को सामने में रख सकते हैं, स्कूल्स के बच्चों के सामने में या फिर स्कूल्स से बाहर। फर्स्ट उसमें बोला जाता है एक्शन ओरिएंटेड अप्रोचेज और सेकेंड है एक्सेप्टेंस ओरिएंटेड अप्रोचेज। वैसे काम जो हम लोग करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं वो बोला गया एक्शन ओरिएंटेड। और एक्सेप्टेंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर थोड़ा फोर्सफुली उसको करें तो वो बहुत हेल्पफुल होगा। डिटेल में इसमें बातें करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है स्ट्रेस रिलीफ स्ट्रेटजीज़ में एक्शन ओरिएंटेड अप्रोचेज, जिसके बारे में हमने बताया, जिसमें सबसे पहले हमारा क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हमारे मन में क्या बात चल रहा है, जब तक हम सामने वाले को बताएंगे नहीं तब तक बात बनेगा नहीं। जब तक हम संकुचित दिमाग से कहीं पे बैठे रहेंगे, हम अपने बातों को दूसरे के सामने प्रकट नहीं करेंगे, तब तक सामने वाला भी हमसे बहुत अच्छे से खुल नहीं पाएगा। जो काम आज होना है वो कल होगा, जो 1 साल में होना है वो 1 साल 2 महीने में होगा। हमेशा हमें समय लगेगा। तो वी मस्ट हैव क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन आवर्स। अभी का समय क्या था कि लोग कहते आते थे कि जेनरेशन गैप लोगों के बीच में, एक ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर, इसमें क्या है जेनरेशन गैप। बट नाउ वी आर एक्सपीरियंसिंग अ न्यू वर्ड, अब कम्युनिकेशन गैप होते जा रहा है। घर में सभी लोग एक साथ में है लेकिन फिर भी उनमें कम्युनिकेशन ठीक से नहीं है। घर का एक डाइनिंग टेबल होता है जहाँ पे लोग बैठ करके खाना खाते हैं,
डाइनिंग टेबल आज के डेट में पहले कम था, नहीं होता था, शादी में भी नहीं मिलता था। आज के समय में हर जगह से लोग खरीद भी रहे हैं, मिल भी रहा है, घर में भी है, लेकिन उस डाइनिंग टेबल का कोई यूज नहीं है। उस पर टीवी रखा हुआ है, सामान रखा हुआ है, बट डाइनिंग टेबल इज अ प्लेस, डाइनिंग टेबल इट इज अ प्लेस वेयर ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली कैन सिट टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे एंड दे कैन टॉक अबाउट द प्रोग्रेसेस दैट दे हैव ऑब्टेन्ड इन दैट पर्टिकुलर डे। पूरे दिन भर के अपनी दिनचर्या के बारे में वो वहाँ पे बातें कर सकते हैं, अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स को शेयर कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में ये कल्चर भी धीरे धीरे हटते जा रहा है। इससे पहले तो डाइनिंग टेबल नहीं था, तब इतना ज़्यादा यूनिटी था और कम्युनिकेशन था लोगों के बीच में, और बढ़ते समय के साथ हम इन सब चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं। वी आर हैविंग कम्युनिकेशन गैप्स बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, और ना सिर्फ मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ये सारी चीज़ें हमारे स्कूल्स में भी हो रही हैं, जहाँ पे बच्चों का दिमाग इतना छोटा और संकुचित होते जा रहा है, जहाँ पे बच्चे अपने प्रॉब्लम्स को टीचर्स के सामने सही से रख नहीं पा रहे हैं। हम उनको इस तरह से समझा नहीं पा रहे हैं कि बाबू तुमको जो समस्या है तुम हमको बोलो, वो बोल हमसे नहीं पा रहा है। तो इन सब चीज़ों पे भी हमें अच्छे लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। तो तरीका क्या है? क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आइदर इट इज़ फ्रॉम द स्टूडेंट टू द टीचर और इट इज़ फ्रॉम द टीचर साइड टू द स्टूडेंट। हमें दोनों की तरफ से ये कम्युनिकेशन का बिल्डअप करना पड़ेगा। ये जो गैप है उसको फुलफिल करके हमें इस पर आगे चलना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिड्यूस द नॉइज़। हम अपने इर्द गिर्द हर तरफ टेक्नोलॉजी से घिरे हुए। सुबह में उठते हैं तो अलार्म ही हमें उठा रहा है, उसके बाद हम नहाने जा रहे हैं तो हर तरह के टेक्नोलॉजी से लैस है, बाथरूम हमारा गीज़र लगा हुआ है, टॉयलेट के लिए फ्लश है, सारी सुख सुविधाएँ हम रखी हुई हैं। और एक दिन के लिए अगर इस समय से कोई चीज़ खराब हो जाए या रुक जाए, बैटरी लो हो जाए, तो हमारा दिल लगता है कि बाप रे पहाड़ सा हो गया है। अगर अलार्म नहीं उठा पाया तो उठ नहीं पाए। तो डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। हर दिन इस पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ते जा रही है, जो हमारे लिए सही नहीं है। तो अगर हम स्ट्रेस से रिलीफ चाहते हैं तो हमें अपने इस डिपेंडेंसी को भी कम करना पड़ेगा। जैसे किसी के पास कार है, खुद से ड्राइव करने नहीं आता है, वो लोग ड्राइवर रखे हुए, एक दिन ड्राइवर समय पे नहीं आ पाया, लेट से आया, आपकी डिपेंडेंसी उस पर इतना थी कि आप अपने काम के लिए लेट हो गए, लेकिन गाड़ी को ड्राइव करके नहीं जा पाए। तो दिस डिपेंडेंसी विल लीड टू स्ट्रेस इन यू। आप में इससे स्ट्रेस आएगा, आप बहुत परेशान होंगे। तो इन सब चीज़ों से डिपेंडेंसी को हम कर्व करके हम आगे की ओर और एक अच्छे डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकते हैं, अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेज योर टाइम। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम अपने समय को मैनेज करके किसी तरीके से आगे की ओर बढ़ सकते हैं, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। जैसे इसका एक एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल हम आपको बताना चाहेंगे दैट वेन एवर वी वेकअप इन द मॉर्निंग, हम अपने कामों में लग जाते हैं, दिन भर अपनी स्कूलिंग का काम किए, लास्ट में हम घर पे लौटे। हम अपने किसी भी इंटरेस्ट के लिए कोई अच्छा काम दिन भर में नहीं कर पाते हैं। कल बगहा में एक स्कूल है, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, वहाँ पे हम लोग थे। वहाँ पे एक सौरभ सर है, रिस्पेक्टेड सौरभ सर। हम लोग देखें कि ट्रेनिंग के बीच में ब्रेक हुआ तो वो एक बैट लेकर के आ गए और बॉल लेकर के आ गए, और हर एक टीचर मुश्किल से 2 बॉल फेंक पाया होगा या 2 बॉल खेल पाया होगा। जो बैटिंग कर रहे थे 2 या 3 बॉल खेले, जो बॉलिंग कर रहे थे वो 2 या 3 बॉल कर पाए। तो ये हमारे बिजी शेड्यूल में से हमें समय निकालना पड़ेगा। अगर आप अपना समय ऑफिस को दे देंगे तो वो पूरा आपको खा जाएगा, वो आपके पूरे समय को निचोड़ लेगा और समय कम ही पड़ेगा, समय ज़्यादा नहीं। तो अगर आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहते हैं तो अपने इंटरेस्ट के लिए आपको समय खुद निकालना पड़ेगा, जो चीज़ें आपको अंदर से खुशी देती है, और इससे स्ट्रेस भी बहुत हद तक मैक्सिमम लेवल तक कम हो जाएगा। जैसे किसी हम एग्ज़ाम में जाते हैं, 2 सीटिंग का एग्ज़ाम है, तो पहले सीटिंग के एग्ज़ाम के बाद में दूसरे सीटिंग के एग्ज़ाम के बीच में जो ब्रेक मिला, तो हम दूसरे सीटिंग का पढ़ाई करने लगे, एकदम व्यस्त है उसमें, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन वही अगर थोड़ा रिलैक्स माइंड से सोचे, वैसा कोई काम करें जिससे हमारे स्ट्रेस लेवल कम हो जाए, थोड़ा सा फिजिकल रिलैक्सेशन आ जाए हमारे अंदर में, तो वो ज़्यादा सही होगा। अब फिर अगर हम पढ़ते ही रहेंगे तो माइंड हमारा बहुत ज़्यादा पजल्ड हो सकता है। तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू टेक सम टाइम फॉर अस। हमें अपने टाइम को मैनेज करके अपने लिए थोड़ा बहुत समय निकालना पड़ेगा, नहीं निकालेंगे तो वो स्ट्रेस कमने वाला नहीं। नेक्स्ट है क्रिएटिंग बाउंड्रीज। हमें देखिए अभी तक ऐसा होता आ रहा है कि कोई भी लोग जो काम करते हैं वो अपने
कंफर्टेबल जोन के अंदर ही काम करते हैं, ठीक है। वो अपने कंफर्टेबल प्लेस से कभी भी आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, वहाँ से निकलना नहीं चाहते हैं। जैसे अगर कोई लोग एक्सरसाइज करते होंगे, जिम जाते होंगे, तो अगर हम एक 5 kg के डंबल को उठा रहे हैं और हमारा कैपेसिटी है 20 रेपिटेशंस का, तो अगर आप 20 रेपिटेशन का। नेक्स्ट वन है मेडिटेशन एंड फिजिकल रिलैक्सेशन। अब देखिए, जिस तरह से हम लोग थोड़ी देर पहले बोले कि कोई भी चीज़ हम गलत करते हैं तो उससे कैंसर का खतरा हो सकता है, सब जगह ही, मतलब हर चीज़ से रिलेट कर देंगे डॉक्टर, आप ये कर रहे हैं, हाँ आपको तो कैंसर हो सकता है इससे, ये कर रहे हैं इससे तो कैंसर हो सकता है। तो कैंसर हर एक चीज़ से जो हो सकता है वैसे एलेंसी से को रिलेट करता है, जिसका मतलब होता है लेट, जो हो गया उसके लिए सर पीटने से अब कुछ भी होने वाला नहीं। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनका ये टेंडेंसी होता है कि नहीं ये चीज़ हो कैसे, पहले हम इस पर सोचेंगे। बात बिल्कुल सही है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो उस पर सोचने की ज़रूरत है, वी नीड टू पॉन्डर ऑन द थिंग दैट हैव गॉन रॉन्ग इन आवर लाइफ। लेकिन सिर्फ उस पर सोचना ही नहीं, उसके आगे भी तो कुछ है। अगर हम और हमारा भाई रोड पे चल रहे हैं, किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी वाला धक्का मार के मतलब वहीं पे है लगा हुआ, तो बजाय अपने भाई को हम हॉस्पिटल ले जाने के, धक्का क्यों मार दिया, कैसे मार दिया, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, हमको पहचानता नहीं है तो हम उससे लड़ाई झगड़ा में व्यस्त रहेंगे। नहीं, हमारा उसमें प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, दैट वी नीड टू रश टू द हॉस्पिटल एज सून एज इट इज़ पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हमको अपने भाई को लेकर के वहाँ जाना है, वो ज़्यादा जरूरी है। तो जो हो गया उसको कभी कभी हम लोगों को छोड़ करके जो होने वाला है उससे क्या अच्छा हो सकता है, उसमें क्या बेहतर हो सकता है, वी नीड टू थिंक अपॉन दैट, और उसके लिए हमें इफेक्टिव स्टेप्स लेने की ज़रूरत होती है। इसी में नेक्स्ट है हमारा टॉक इट आउट। टॉक इट आउट क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन से ही रिलेट करता है, जिसमें कि हमें ये मतलब हम ये समझ सकते हैं इससे कि हमें अपने मन की बात को हमेशा दूसरों के सामने रखना चाहिए। अगर हम अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे किसी बात को ले करके, सामने वाले को नहीं बताएंगे, तो दैट विल इंक्रीज द लेवल ऑफ योर स्ट्रेस। इससे आपको स्ट्रेस से रिलीफ कभी नहीं मिलेगा। तो हमेशा अपने मन की बातों को दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि आगे आप लोगों को उससे किसी तरह का परेशानी, खास करके स्ट्रेस के रिलेशन में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं। और इन सब के बाद सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बचता है स्लीप। हम सब लोग जानते हैं कि एक हेल्दी लाइफ के लिए एक कंफर्टेबल स्लीप जो आवर्स डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं 6 to 8 आवर्स का, वो होना चाहिए, लेकिन हम उसके लिए कर नहीं पाते हैं। बढ़ते और व्यस्त होते समय के साथ हम अपने काम में इतना ज़्यादा व्यस्त रहने लगे हैं कि हम सोने वाले समय से भी कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे हैं। ठीक है, ज़्यादा पैसा और ज़्यादा मदद करेगा हमारे जीवन को अच्छा बनाने में, हमारे स्टैंडर्ड को ऊंचा करने में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम 24 घंटा काम करते रहें। है बहुत लोगों का एग्जाम्पल जो लोग बहुत कम देर सोते हैं, तो उन लोगों का एक अलग तरह का सपना है, तो वो लोग स्ट्रेस में भी उतने ही ज़्यादा रहते हैं। ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट फीलिंग स्ट्रेस, हमसे आपसे कहीं ज़्यादा वो लोग बाबा जी के कंसल्ट में रहते हैं, डॉक्टर्स के कंसल्ट में रहते हैं, उनका एक प्रॉपर डाइट चार्ट होता है, सारा चीज़ होता है, इसके बावजूद भी वो लोग स्ट्रेस फील करते हैं। तो अगर हम लोग भी उसी रास्ते पर चलने लगेंगे तो फिर वही हादसा, वही रिजल्ट होगा, दैट वी विल फील मोर स्ट्रेस। और हमारे पास तो कोप करने का उतना एबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि हमने उतना स्ट्रेस कभी भी लेना सीखा नहीं। तो स्लीपिंग आवर्स कम से कम इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं होना चाहिए। और ना सिर्फ ये एडल्ट्स में, वी आर सीइंग नाउ इट इज दैट इवन द चिल्ड्रेन ऑफ आवर सोसाइटी, ऑफ आवर होम, दे आर इंडल्ज इन दिस, कि वो लोग भी लेट नाइट स्लीपिंग के लिए जाते हैं, 11-12 ऐसे ही बज जाता है, फ़ोन चलाते चलाते, देखते देखते, गेम खेलते खेलते, एंड इवन पेरेंट्स दे आर नॉट केयरिंग फॉर देम, माता पिता भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इनफैक्ट मोबाइल इट हैज बिकम अ टूल फॉर द पेरेंट्स टू इंगेज देयर चिल्ड्रेन, बच्चों को इंगेज करने के लिए एक टूल बन गया है। अगर एक नवजात बच्चा है जो थोड़ा बड़ा हुआ है, हाल फिलहाल में ही 1.5 साल 2 साल का है, रो रहा है, उसको फ़ोन धरा दिए चुप करने के लिए, जिससे कि गेम लगा दिए, कार्टून चला दिए, तो ये हमारी डिपेंडेंसी को तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही साथ उसकी आदत को भी बिगाड़ रहा है। जैसे अब रात में भी बच्चा उठता है, रोने लगता है, तो फ़ोन देखेगा, कार्टून देखेगा, तभी चुप होगा। तो ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। एटलीस्ट वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद आवर स्लीपिंग आवर, सोने के समय को, क्योंकि अनटिल अनलेस वी आर नॉट गिविंग एग्जैक्ट रेशियो ऑफ रेस्ट टू आवर बॉडी, हम उससे फिर आगे का निचोड़, मतलब उसको अगले दिन काम करवाने के लिए शरीर को ऑफिस में ले नहीं जा सकते हैं, स्कूल में ले नहीं जा सकते हैं, अगर प्रॉपर स्लीप नहीं मिलेगा तो। नेक्स्ट आगे है स्ट्रेस रिलीफ स्ट्रेटजीज।
इसमें इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स। एक बोला गया है शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रिलीफ स्ट्रेटजीज और एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रिलीफ स्ट्रेटजी। मतलब वैसी कौन सी हमारी आदतें हैं जिन्हें अपनाने से, चीज़ें हैं जिनको अपनाने से क्षणिक लाभ हमको मिल सकता है, थोड़ी देर के लिए लाभ मिल सकता है, और कुछ ऐसी आदतें भी हैं जिन्हें अगर हम अपनाएं तो हम लंबे समय तक उससे लाभ ले सकते हैं। और ये सारी चीज़ें चूँकि स्ट्रेस के कॉन्टेक्स्ट में बोली जा रही हैं, तो ऐसी चीज़ें जो हमें शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रिलीफ देती हैं और ऐसी चीज़ें जो हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रिलीफ देती हैं। तो फर्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रिलीफ स्ट्रेटजी, जो हमें थोड़ी देर के लिए आराम दे सकती है, जिसमें सबसे पहला है मेडिटेट करना। जैसे इससे पहले भी हम लोग इस बात पे बात किए कि मेडिटेशन जो है हर जगह काम आता है, हर चीज़ में काम देगा आपको। तो ये मेडिटेशन जो है इट इज़ नॉट ओनली अ टूल दैट कैन मिनिमाइज द लेवल ऑफ स्ट्रेस इन अ पर्सन फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, बट ऑल्सो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम इसको रेगुलरली करते हैं, लंबे समय तक करते हैं, लगातार करते हैं, तो ये हमें ना सिर्फ पल भर के लिए, कम देर के लिए, बल्कि लॉन्ग रन लाइफ में भी हमारे लिए बहुत मददगार साबित होगा और हमारे स्ट्रेस लेवल्स को कम करने में ये हमारे लिए मददगार साबित होगा। नेक्स्ट है प्रैक्टिस प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रिलीफ स्ट्रेटजी है, जिससे हमें थोड़ी देर के लिए आराम मिल सकता है। जैसे इफ़ अ पर्सन ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन द कंप्यूटर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और उसको बहुत ज़्यादा परेशानी शुरू हो रही है, तो थोड़ी देर के लिए वो खड़े हो सकते हैं, थोड़ा चल सकते हैं, थोड़ा सा हाथ बजा लिए, थोड़ा सा गर्दन बजा लिए, कमर कर रहा था उसको ठीक कर लिए। तो ये जो कम देर का मसल रिलैक्सेशन होता है, ये सब करके हम अपने स्ट्रेस के लेवल को भी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। वो 5-10 मिनट के लिए भी अगर हम उठ जाते हैं, चल लेते हैं, घूम लेते हैं, तो फिर 1-2 घंटे के लिए बैठ के हम काम कर सकते हैं। तो ये जो मसल रिलैक्सेशन है, इससे भी हम शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रेस से निजात पा सकते हैं, लेवल्स को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है गेट अ हग फ्रॉम अ लव्ड वन। वैसे लोग जिनको हम बहुत पसंद करते हैं, जिनसे बहुत प्यार करते हैं, अगर उनसे हमें हग मिलता है तो वो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव चीज़ होता है, हमारे लिए बेनिफिशियल चीज़ होता है। जैसे हमने इससे पहले भी बात किया ऑक्सीटोसिन के बारे में, तो ये हमारे स्ट्रेस को शॉर्ट टर्म के लिए कम करने में बहुत हेल्पफुल होता है, हम हेल्पफुल फील कर सकते हैं। और लास्ट है इसी में क्रिएट आर्ट वर्क। हम अपने आर्ट वर्क की मदद से, अपने किसी कॉमन इंटरेस्ट हॉबी के मदद से स्ट्रेस से कम देर के लिए निजात पा सकते हैं। छोटे मोटे कामों को कर, जैसे हम कंप्यूटर पे बैठे बैठे काम कर रहे हैं, तो कोई वैसा चीज़ जो हमको पसंद है, थोड़ा सा सीटी बजा लिए, इधर उधर देख लिए, तो इस तरह की चीज़ आर्ट वर्क कहने का मतलब कि कोई भी वैसा चीज़ जो उससे रिलेटेड आपको पसंद हो, चाहे ड्राइंग है, चाहे पेंटिंग है, चाहे आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई चीज़ है, पेन फाइटिंग खेलता है टेबल पे लोग, तो ये सब तरह का चीज़ है जिससे आपको शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रिलीफ मिल सकता है, आप अपने लेवल्स को थोड़ा सा कम उससे कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रिलीफ स्ट्रेटजीज थी। अब हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रिलीफ स्ट्रेटजीज पे चलेंगे, जिसमें कि सबसे पहला हमारा आता है ईट अ बैलेंस्ड डाइट। अब देखिए, काजू खाने से एक दिन में कोई स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता है या इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर सकता, लेकिन रेगुलरली 2 बादाम, थोड़ा सा मूंग, थोड़ा सा चना खाते रहे, गुड़ का सेवन करते रहे, तो इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर अस इन द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन हमारे जीवन के लंबे सफ़र में, दौर में वो हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म में स्ट्रेस से रिलीफ चाहते हैं, तो हमें लंबे समय तक एक बैलेंस्ड डाइट का भी सेवन करना पड़ेगा। जो चीज़ हम खाते हैं उसी से हमारा शरीर बनता है, वही कंडीशनल चीज़ें डेवलप करती हैं हमारे शरीर में। तो जब तक हम अच्छा खाएंगे नहीं, हमारा शरीर नहीं अच्छा होगा, और शरीर अच्छा नहीं होगा तो फिर आगे चल करके स्ट्रेस डेवलप करेगा हमारे शरीर में। तो ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी मस्ट इंक्लूड इन आवर लाइफ if you want relief from stress in a longer period of time. नेक्स्ट है मेक टाइम फॉर लीजर एक्टिविटीज़। ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रिलीफ स्ट्रेटजी में भी था कि अगर हम अपने लीजर एक्टिविटीज़ के लिए टाइम निकालना शुरू कर दें तो हमें स्ट्रेस नहीं होगा। जैसे as I gave you example of Saurabh sir yesterday in the City Montessori School that between the training session when we are having a break time, उन्होंने बैट और बॉल निकाला, थोड़ी देर के लिए सबने खेल भी लिया। तो ये होता है समय निकालना। जब तक आप अपने लिए समय निकालना नहीं सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि आज एक दिन समय निकाल लिए तो आज का स्ट्रेस खत्म होगा, कल का चाहते हैं तो कल भी थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि वर्किंग आवर्स तो हर दिन सेम है, स्कूल हर दिन 9 से 3 का ही रहेगा, और हर दिन समय नहीं निकालिएगा तो हर दिन स्ट्रेस फील कीजिएगा। हाँ, सिर्फ यही एक उपाय नहीं है
कि समय निकालिए तो स्ट्रेस फ्री हुए, लेकिन ये भी एक उपाय है कि अगर आप अपने आप को समय देते हैं, अपने फैमिलीज़ को समय देते हैं, तो इससे आप स्ट्रेस के लिए अगर निरंतर ऐसा करते हैं तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू। और उसके बाद है हमारा प्रैक्टिस योगा। मेडिटेशन के जैसे ही योगा भी एक वैसा फैक्टर है जहाँ पे हम लॉन्ग टर्म में इससे एक बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रिलीफ स्ट्रेटजी में भी इसका एक अलग इम्पोर्टेंस है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रिलीफ स्ट्रेटजी में भी इसका एक अलग इम्पोर्टेंस है। ये कभी भी ख़राब नहीं होता। हाँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये हम जानते हैं। ऐसा नहीं कि हम दिन भर इसी सब में लगे रहें तो काम छूट जाएगा, लेकिन काम करने के अलावा इन सब चीज़ों में भी अगर थोड़े थोड़े देर के लिए अपने समय को हम इन्वेस्ट करते रहेंगे तो हमें लगेगा ही नहीं कि हम काम कर रहे हैं। अब जैसे भोज खाने हम लोग जाते हैं कहीं पे, वी गो टू अ पार्टी एंड वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स टू ईट, तो एक ही दिन में आदमी कितना खाएगा, कितना प्लेट खा लेगा, अच्छा चीज़ है कितना बार खा लेगा। तो एक ही दिन खा लेने से ऐसा थोड़ी ना है कि अगला दिन मन नहीं करेगा, 5 दिन बाद मन नहीं करेगा। तो हर दिन थोड़ा थोड़ा कोई भी चीज़ इफ वी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से, अपने इंडिविजुअल स्किल के हिसाब से अगर हम डिफरेंट चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें तो वो लॉन्ग टर्म में निश्चित ही हमारे लिए एक फ़ायदे का चीज़ बन जाता है। और पार्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेस मैनेजमेंट, हमारे स्ट्रेस को भी मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हमको करता है। और इसी में सबसे लास्ट है हमारा एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। हमें हमेशा आभार व्यक्त करना चाहिए सबों का, आइदर दे आर द एल्डर्स इन आवर फैमिली, चाहे वो हमारे भगवान है, गॉड है, हमें सबों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। एंड नॉट इवन दी एल्डर, इवन टू द यंगर, हमें छोटे बच्चों के प्रति भी हम अपना आभार प्रकट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो हमसे छोटे हैं तो हम उनके लिए हमेशा मतलब तिरस्कार का भावना रखें या फिर उन्हें हमेशा अपने से दूर रखें, बॉस की तरह उनके साथ पेश आएँ, ये भी उनके साथ कभी भी सही नहीं है। छोटे बच्चे भी या हमसे छोटे लोग भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। बहुत सारा ऐसा काम है दैट एल्डर्स कैन नॉट डू, उनसे हो नहीं पाता है और बच्चे ही उसमें मदद करते हैं। दादाजी सीढ़ी पर से उतर रहे हैं, उनको छड़ी का ज़रूरत है, अब वो सीढ़ी पर से फिर 5 ही स्टेप उतर गए हैं, तो 5 स्टेप चढ़ करके सीढ़ी लाने नहीं जा सकते हैं। इसमें हमारे बच्चे हमारी मदद कर सकते हैं। तो वी नीड टू अप्रिशिएट दोज थिंग्स कि हाँ चलिए बहुत अच्छा बात है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। एक अच्छा खुशनुमा माहौल अपने वर्किंग प्लेस में या अपने घरों में हम इसको रख सकते हैं। और दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, घर से आते हैं तो स्कूल और स्कूल से आते हैं तो घर। स्कूल का स्ट्रेस है तो घर पे कभी निकला, कभी घर का स्ट्रेस है तो स्कूल में निकला। तो दोनों चीज़ों को अगर हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं तो इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर अस, वेरी ग्रेट फॉर अस इन द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और अब इसके बाद वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट स्लाइड ऑफ आवर सेशन। और सबसे लास्ट स्लाइड है हमारा मी टाइम का। मी टाइम मतलब अपने लिए समय। इस बढ़ते प्रोग्रेसिव लाइफ में जो लाइफ स्टाइल हम लोगों ने ऑप्ट कर रखा है, इसमें हम कभी भी अपने लिए समय निकाल नहीं पाते हैं। इनफैक्ट देयर आर मेनी पीपल हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट हु दे आर। अधिकतर लोगों को तो यही नहीं पता है कि वो कौन है, वो काम कर रहे हैं तो क्या चीज़ के लिए कर रहे हैं, क्या ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, एक एम नहीं है। शॉर्ट टर्म गोल्स बहुत सारे हैं लाइफ में, क्या करना है तो पहले थोड़ा बहुत कमा करके एक ज़मीन खरीद लेना है, फिर थोड़ा कोशिश करके घर बना लेना है, फिर बेटा है या बेटी है तो उनके पढ़ाई का व्यवस्था कर लेना है। लेकिन लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए हम लोग नहीं चल रहे हैं और जिसमें कि हमारा अपना इंटरेस्ट खो जा रहा है, तो ये चीज़ भी सही नहीं है। जब तक हम अंदर से खुश नहीं रह सकते हैं, परिवार का मुखिया अगर खुश नहीं रहेगा तो परिवार के सदस्य भी कभी खुश नहीं रह सकते हैं। तो चूँकि वी आर द वर्किंग पीपल इन आवर फैमिली, तो सबसे पहले हमारा जैसे नहीं होता है कि चिकन बना तो लेग पीस किसको मिलेगा, पिताजी पहले लेग पीस खाएंगे, बहुआ सब खाएगा वो क्या जिसमें हड्डी नहीं रहता है वो वाला। तो हमें अपने आप को पहले आगे रखना होगा, क्योंकि हम लीडर्स हैं हमारे कम्युनिटी के, हमारे फैमिली के, वी आर द वर्किंग पीपल। तो हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और अगर हम ही अंदर से स्वस्थ नहीं रहेंगे, हैप्पी नहीं रहेंगे, स्ट्रेस फ्री नहीं रहेंगे, तो हम उनको भी अपने साथ कल्मिनेट कभी भी कर नहीं पाएंगे। इसको और अच्छे से समझाने के लिए आई हैव ब्रॉट समथिंग विच विल हेल्प मी टू डिमॉन्स्ट्रेट दिस। तो देखिए ये एक डॉल है एंड दिस इज़ अ वुडन डॉल। और हम सभी लोग जो हैं अभी जिस भी उम्र में हैं, कुछ लोग हैं जो उम्र में बहुत बड़े हैं, कुछ लोग नॉर्मल एडल्ट हैं, बीच के हैं, और कुछ लोग थोड़े यंग टाइप के हैं। तो हमारा अभी जो शरीर है जिस रूप में है, जिस तरीके से है,
हम उसको अपना नहीं पा रहे हैं, मतलब हम उसके इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हर एक आदमी अंदर से बच्चा ही होता है, उसके मन में भी वैसा ही कॉमन इंटरेस्ट है। जैसे मतलब हो सकता है ये बात किन लोगों को सही ना लगे, जैसे बच्चे अगर किसी के यहाँ जाते हैं तो नाश्ता मिलता है तो पहले बच्चा खाना शुरू कर देता है, वो उसमें से बिस्किट निकाल के खाना शुरू कर देता है। बहुत बड़े लोगों को भी इच्छा होता है कि काजू कतली है घर पे तो वाइफ नहीं खाने देती है, मम्मी नहीं खाने देती है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, पहले हम ही उठा के खा लेते हैं। लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, अपनी उम्र से बंधे होते हैं, वो एक आउटर सेल लेकर के अपने ऊपर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से वो इन कामों को कर नहीं पा रहे हैं। उनका एज, उनका प्रेजेंट कंडीशन, अगर कम एज के हैं तो एक ऐसे पोस्ट पे, ऐसे जगह पे हैं कि वो खा नहीं पाते हैं, फ्रूटी रखा हुआ है हम नहीं पी पा रहे हैं, मन है पीने का लेकिन नहीं पी पा रहे हैं। तो क्या है, हमारा काम है यहाँ पे अभी कुछ बातों को आपके सामने में रखना है, तो वो छोड़ करके हम इस काम को कर नहीं सकते। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ दैट वी मस्ट रियलाइज दैट हु वी आर। और जो हम एक नकाब लेकर के चल रहे हैं, जो आर्टिफिशियलिटी हमारे लाइफ में डेवलप हो गई है, वो चीज़ को कम किया जा सके। जैसे इन द फर्स्ट स्लाइड इट सेल्फ द लास्ट पॉइंट वाज स्माइल, हमने स्माइल के बारे में बातें की। दैट आज के समय में जो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट है, दैट इज कम्प्लीटली एन आर्टिफिशियल स्माइल। वी आर नॉट स्माइलिंग फ्रॉम विद इन, वी आर नॉट स्माइलिंग नेचुरली। हमारे ऊपर, हमारे चेहरे पे जो मुस्कान है वो नेचुरल नहीं है, दैट इज कम्प्लीटली आर्टिफिशियल। तो अगर हम इन सब चीज़ों पे काम नहीं करेंगे तो स्ट्रेस नॉर्मली जैसा था वैसा ही रहेगा, आगे की ओर हम इस पर और मिनिमाइज करने का कोशिश नहीं कर सकते हैं। तो ठीक इसी डॉल के तरीके से हमने एक आउटर शेल पहन रखा है अपने ऊपर, हमारा जो शरीर है, हमारे जो हरकतें हैं, वे सभी चाहती हैं कि पहले जैसे, जिसको बैक टू द बेसिक्स बोला जाता है, वैसी हो, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। इसमें बहुत सारा प्रेशर्स है कि सराउंडिंग्स में लोग क्या कहेंगे, हम जिस पोजीशन पे है उस पर ये करना सूट नहीं करता है, तो हम इन सब चीज़ों से दूरी बना लेते हैं। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे कहीं पे कोई चीज़ फंक्शन हो रहा है, उसमें अगर बच्चे डांस कर रहे हैं, टीचर्स उसमें डांस नहीं कर सकते हैं। कुछ हैं जिनको मन है करने का लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, वो अपने शौक को मार दे रहे हैं। फेयरवेल होता है, अगर स्कूल में आप लोगों के होता होगा, तो फेयरवेल क्या होता है, वो बच्चों को कम्प्लीटली मतलब डिवोट कर दिया जाता है कि ये फेयरवेल किसके लिए है, दिस इज ओनली पर्टिकुलरली फॉर द स्टूडेंट। ऐसा नहीं कि उसमें टीचर्स पार्ट नहीं ले सकते हैं, टीचर्स एक प्ले नहीं कर सकते हैं, टीचर्स एक डांस नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन हम अपने बाउंड्रीज से इतना ज़्यादा उसमें उलझे हुए हैं या इतना ज़्यादा अपने आप को उसमें रोक लिए हुए हैं, जिसकी वजह से हम उन कामों से बिल्कुल अपने आप को दूरी बना के रखें। तो आवर लाइफ इट इज़ वेरी सिमिलर टू दिस डॉल दैट आई एम होल्डिंग राइट नाउ इन माई हैंड। और हम लोग को इस सेल को तोड़ना है, और इस सेल को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम अपने कंफर्ट में आ नहीं सकते। और जब जिसी समय हम इस सेल को तोड़ देंगे तब हमको रियलाइज हो जाएगा दैट दिस इज हू वी आर। हम सच में ऐसे दिखना चाहते हैं, ऐसे बनना चाहते हैं, लेकिन समाज की बंदिशों की वजह से, अपनी जिम्मेदारियों की वजह से वी हैव बीन लुकिंग लाइक दिस, हम हमेशा से ऐसे दिखते हैं। लेकिन जब हम इस स्टेज पे आते हैं तब हमको रियलाइज होता है कि नहीं, हम ये भी नहीं, हम इससे भी और डाउन टू अर्थ हो सकते हैं और सिंपल हो सकते हैं। और इसके लिए हमें इस सेल को भी निकालने का ज़रूरत है, जिससे कि हम अपने एक्चुअल फॉर्म में आ सकें। और जब हम इस फॉर्म में आने का कोशिश करते हैं तो हमको पता चलता है कि रियली वी आर फीलिंग लेस स्ट्रेस, हमारा जीवन और अच्छा होते जा रहा है और हम और प्रोग्रेसिव है अपने लाइफ में। लेकिन ये भी एकमात्र एक आउटर सेल ही है, ये कवरिंग ही है जो हमारे ऊपर ज़बरदस्ती लाद दिया गया है, हम इसके लिए भी बने नहीं हैं। जब इसको भी हम खोलेंगे तो ये है हमारा शरीर जो ऐसा होना चाहिए, हम एक्चुअली में ये, जब तक ये नहीं बनेंगे तब तक हम कभी भी जीवन में स्ट्रेस फ्री नहीं रह सकते हैं। जितना लिबास हमारे ऊपर उतना परेशानी, उतना प्रेशर और उतना स्ट्रेस। और इसीलिए ज़रूरी है कि हम उसी रूप में रहें जिस रूप में कम स्ट्रेस होता था जब हम बचपन में थे, जब हम छोटे थे। एक फेसबुक ये सब पे एक जोक टाइप का हमेशा आते रहता है, और जब तक हम बच्चे नहीं रहेंगे, हम नॉर्मल नहीं रहेंगे, जितना आर्टिफिशियलिटी की ओर आगे बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा हम स्ट्रेसफुल रहते जाएंगे। जैसे बच्चों के लिए हमेशा बोला जाता है कि बच्चे छोटे रहते हैं तो माँ उनको गोद में रखती है, और जब वे बड़े हो जाते हैं तो माँ भी गोद से उतार देती है। तो समाज में सबों के लाडले बन के रहने में, स्कूल्स में
वर्किंग प्लेसेस में, जहाँ पे भी हम लोग जाते हैं वहाँ पे भी अपने आर्टिफिशियलिटी के साथ ना रहें, आर्टिफिशियलिटी के साथ ना जिए। जो हमारा नॉर्मल रूप है, बिना किसी आर्टिफिशियलिटी के, बिना किसी सेल के, बिना किसी आउटर कवरिंग के, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू थिंक अपॉन। एंड विथ दिस आवर सेशन विल एंड। दिस वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ द स्लाइड। It was not so as usual I would like to invite sir, and then after that later on I would like everyone to participate in this and share your opinion, because it is a very practical thing. These are the types of things that we commonly experience in our PTMs when we are conducting it in our schools. It is a very common thing that we are seeing. So everyone can have their individual opinions about this, और ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा रॉकेट साइंस थ्योरी वाला चीज़ है कि आपको पता नहीं है यार। ये हर टीचर अपने एक कैलेंडर ईयर में 3 से 4 PTM को इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, इन सब चीज़ों को फेस करता है, तो इसको बताना बहुत ही ईजी है। और इसी के लिए सबसे पहले सर आप ले लो। सर थोड़ा इसे ले लीजिएगा, इसे लीजिएगा, बिल्कुल फोटो इसको ले लीजिएगा और आ जाइए आगे पलट लीजिए। हाँ 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 वैसे ले लिए, 2-3 और लीजिए, ले लिए। हाँ हो गया। And the ending sentence of despite of blaming herself, despite of feeling frustrated, वो ये इस चीज़ से खुद को समझा सकती थी that it was a learning for me. I learned a lot, and what other things doesn't matter. The matter what you think about yourself matters. Means किसी के सोचने से आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका खुद का सोच आपके लिए बहुत मायने रखता है। फॉर एग्जाम्पल कोई आपके बारे में सोच के आपका क्या बिगाड़ सकता है? एक चीज़ बिगाड़ सकता है, आपकी मेंटलिटी। तो आप दूसरों की सोच से अपनी मेंटलिटी ना बिगाड़े, अपना सोच बनाए। एंड हियर द स्ट्रेस that Kavita has should be used as a strength. She can utilize that as a strength and she can learn, and she can also ask from Mr. Singh as what according to me, what I have this case study, what I'm just sharing my experience here. The Mrs. Sen, while doing the PTM, whatever the things she is telling, but there is one thing they have written here. Kavita wants to tell something, but she fears that. Why she fears that? Teacher is, Mrs. Shen is working 25 years, she is 25 years old teacher in the institution, but Kavita wants to tell in the PTM something, but she could not, because Mrs. Shen has not bind any relationship between the students and the teacher. There is no any relationship.
We as a teachers, we don't have any relationship with the students. We just come and we perform our duty there. We don't create any relationship so that they can become, they can friendly, they can ask something to us, or they can say anything to us. So these are the things in this case study is missing. If Kavita is friendly with the teachers, with the Mrs. Sen, then there's not an issue. She might be not feeling stress. While doing, we will also do the PTM. After the examination, after the half-yearly examinations, we always do the PTM with the parents, and according to with the parents, there will be a student also. So in front of them, positivity and the negativity of the students, we think what is the more important in the students that can be helped by the parents, and whatever the thing we are doing for the students, that actually we share with the parents that all the subjects, whatever the subject she is good or he is good, that are the things we do. But we have to create a friendly relationship so that at the time of PTM, the student also can speak anything. That's the thing I want. Okay, thank you all. Thank you, sir. Again, the same question. Anyone else? This is not a very new place for everyone. Like the teachers of this school, they have been here for a very long time. तो आप लोगों को तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. Thank you, teachers. As you know, in this case study, that Kavita is feeling something wrong. It is our duty to solve why he is feeling wrong. Is there any concerning some trouble, not only in class, but I think there is something causes behind the school management also. यहाँ केवल हमें ये नहीं देखना होगा कि उसकी समस्याएं केवल स्कूल से रिलेटेड है. अगर मेंटर है तो उसका रोल ही है समस्या को सॉल्व करना. अगर किसी तरह उसकी समस्या अगर सॉल्व नहीं होती है तो अल्टीमेटली ही इज फेल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पर्टिकुलर गर्ल. इसलिए हमें समस्या को समझाने के लिए ज़रूरी है कि हम केवल तत्कालिक कारणों को ही न देखें, जबकि उसके साथ साथ और भी कई फैक्टर्स होते हैं जो समस्या को प्रभावित करते हैं. इसलिए अगर सॉल्व करना है तो काम बातों के आधार पे नहीं बल्कि थॉट लेवल पे काम करना होगा, जिससे रूट आउट हम समस्या को आसानी से और हमेशा के लिए कर सकें. थैंक यू. Thank you, sir. Again, the same question. Is there anyone else who would like to come in? Good afternoon, all of you. Here we can see two important personalities. That's one is a newcomer, who is a new person in the profession. We are aware that if we are in a new profession, then definitely we will face some problem. So she also faces such a problems. But the important point is that in that process, she became very much stressed because of the activity of her senior and mentor. In these circumstances, we can't blame any of them because from the class we have seen that stress is common. So what we have to do is that to think that how can we avoid stress. And in this matter, let me say that Miss Kavita, she failed to control the stress. So I feel this is a clear case of stress and stress management. Okay, sir, thank you very much. So
this. It is nearly complete now, and this was the session that we went through on stress management. So once again, many thanks to all the participants who participated in this, and I would not say that whether it was successful or not. This would only be visible when you go to your working places, and if you feel any kind of change, any kind of differences as compared from before, and then after that we can evaluate that it was good or not. So this was a session. My name is Vivek from Pantocrator Academy. On behalf of Northern Sahodaya, I would like to thank everyone who participated in this, and now I would like to call Abu sir and Aditya sir to conclude the session. Good afternoon, everyone. This is Aditya Randan from Lotus Public School. At last, I would like to thank Northern Sahodaya and my beloved VK Singh sir for this wonderful session. I hope you all learn a lot and you will take a lot of things from this session. A big thanks to VK sir for this wonderful session. And I would like to call Abu Bakr sir to please come and have some words with us. So once again I am there with you. How was the session? I hope you all enjoyed the session. It was a tired session also for a long hour of 4.5 hours. So it was a tired session, but I think it was interesting also. Getting out of the stress is very important nowadays. Every now and then every people is having a lot of stress in himself or herself. So to come out of it, then only you are going to do well in your professional career. So your professional career is only about the academics. So when you are out of your personal stress, even in the working stress, then only you are going to give a better into the classroom. So it is very good that we have learned good things, you have learned good things, and we thank our trainer here for a wonderful session, and Northern Sahodaya also, because of them only sir is here and with a wonderful session. So thank you all of you who have come here for this session, training session. Thank you everyone. सर ने कहा एक फ्रेंडली वे में उससे बातें पूछी, कोशिश करें हमें अपने सॉल्व करने की, क्योंकि जो बच्चे होते हैं माँ बाप से ज़्यादा जो क्लोज होते हैं थोड़ा टीचर्स होते हैं जहाँ वो बातें शेयर करते हैं। यानी हमें एक टीचर के अलावा एक काउंसलर का भी रोल प्ले करना पड़ सकता है इस टीचिंग लाइफ के अंदर। थैंक यू सर। एनीवन एल्स? स्कूल में बच्चों को लाइन में लगवाना होता है, तो जो टीचर असेंबली स्टेज पे होते हैं वो कहते हैं आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू कम इन लाइन। तो क्या रिक्वेस्ट एक सही वर्ड है इसके लिए? क्या देयर शुड बी अ सिंपल इंस्ट्रक्शन, ऑल द स्टूडेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड क्लियरली टू कम इन लाइन प्लीज। हम उनको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो देयर इज वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दिस वर्ड इंस्ट्रक्ट एंड रिक्वेस्ट। सिंस आई एम द ट्रेनर हियर, I have the full authority to instruct you. In spite of that, I am requesting if there is anyone who would like to participate in this case study, he or she is welcome. Kindly come. I have read the whole description that have been given in the paper, and in this paper, the case study that in this case study it has already been mentioned that Kavya is a very little girl and she is very new here, and Mr. Chain, who is a teacher in the school, the way that Mr. Chain is using to
with Kavya is not suitable. I think she is very new here. So the teachers should try to understand her feeling. The teachers should try to understand कि she is very new here. Suppose that अगर हम मार्केट में हम चल रहे हैं, सपोज दैट कि वी आर जस्ट वॉकिंग ऑन द रोड, और मार्केट में अगर मुझे कोई पित्तल की एक अंगूठी मिल जाए, तो बिना उसको देखे हुए, बिना उसको जांच किए हुए, बिना उसको सुनार के पास ले जाए हुए हम इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो पित्तल है या सोना है। वैसे ही अगर काव्या एक छोटी सी बच्ची या फिर कोई बच्ची उसकी जगह पे अगर हमारे विद्यालय में आती है, तो बिना उसके साथ हम समय गुजारे हुए, बिना उसके कल्चर के बारे में जाने हुए, उसके दिल में क्या है, उसके अंदर क्या है, बिना उससे मिले हुए, बिना उसके बारे में जाने हुए हम इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो बच्ची सही है या हम गलत हैं। अगर एक पिता अगर एक बच्चे को जन्म देता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त एक पिता ही सही हो, बच्चे भी सही हो सकते हैं। तो आई थिंक वो जो टीचर हैं उनको ये समझना चाहिए कि काव्या एक नई बच्ची है और नई बच्ची को ढलने में थोड़ा सा वक्त लगता है, उसके बारे में उनको जानना चाहिए, एंड देन आफ्टर जो है उनको जज करना चाहिए कि वो काव्या जो है या फिर जो भी टीचर को सबसे पहले बच्चों के साथ फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए। टीचर सब देन शी विल ओपन। तो पहले कोशिश ये करें कि आप पीटीए में वहाँ सर ने कहा एक फ्रेंडली वे में उससे बातें पूछें, कोशिश करें हमें अपने सॉल्व करने की, क्योंकि जो बच्चे होते हैं माँ बाप से ज़्यादा जो क्लोज होते हैं थोड़ा टीचर से होते हैं, जहाँ वो बातें शेयर करते हैं। यानी हमें एक टीचर के अलावा एक काउंसलर का भी रोल प्ले करना पड़ सकता है इस टीचिंग लाइफ में। थैंक यू सर। एनीवन एल्स? सर यहाँ जो केस स्टडी आया है उसमें एक न्यू टीचर कविता को जो एक्सप्लेनेशन या रिटन आंसर देना है, तो कविता एक नई टीचर है, उसको इस स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए जो फैक्ट है उस फैक्ट जो उसका मनोविचार जो बोल रहा है से एक्चुअली कहाँ ना गलती हुई है ना उस बात को ओपन करना चाहिए। अगर पेरेंट साइड से अगर किसी किस्म की गलती हो जो उस स्कूल के लिए बेनिफिशियल नहीं हो तो उसको अपना सामने लाना है। अगर मिस्टर सेन जो मेंटर हैं अगर उनके तरफ से किसी किस्म की अगर गलती हुई हो या वैसा उसकी जो फीलिंग है ना उन सारी बातों को आना सामने लाना चाहिए, और वह बोल्डली अगर इन बातों को आना सामने लाएगी तो वो स्टेज से बाहर। ऐसा ही मेरा विचार है। थैंक यू सर। इज और हर व्यूज, अगर आप कविता की जगह पे होते तो क्या करते? अगर ऐसा सिचुएशन आपके साथ आपके पीटीए में होगा, आपके स्कूल्स में होगा, तो आप क्या करेंगे? किस तरह से, जिस तरह से ये रिटन कंप्लेंट आया पेरेंट की तरफ से स्कूल मैनेजमेंट के लिए कि द टू टीचर्स दे हैव मिसबिहेव विद अस, दे हैव नॉट सॉल्व्ड आवर प्रॉब्लम इन द पीटीएम, तो हमें क्या करना चाहिए? तो अगर आप होते कविता की जगह पे, एक न्यू कमर टीचर होते, देयर विल बी मेनी न्यू टीचर्स ऑल्सो, तो वो लोग भी चाहे तो शेयर कर सकते हैं। कि शी हैज़ फ्रस्ट्रेटेड, तो उसको क्या करना है? असल हम लोग ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन तो बहुत होती है, तो उसको हैंडल करना है। एक्चुअली ये है कि कैसे हाउ टू हैंडल इट, पहले केस को स्टडी करनी होती है कि क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। अगर हम अपने विवेक को, अपनी अक्ल को, अपने होश को अगर बरकरार लाए और उस पर डिपेंड करें तो आई थिंक ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी से हो सकती है। सबसे पहले ये है कि हम लोग सामने वाले को, जैसा सर ने कहा, सामने वाले को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, अपने चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। इसलिए मेरा मानना है ये कि अगर हम दूसरे के प्रॉब्लम से अगर आप प्रॉब्लम्स को देखें, आई थिंक कि हम सारी चीज़ें ये हैं वो दूर हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।